बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशहूर मक़ूला है जो सदियों से ज़ेर इस्तेमाल है कि जिसका काम उसी को साजे। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जिसका जो काम होता है वही तो नहीं करता, लेकिन दूसरों के कामों में हर वक्त टांग अड़ाता रहता है, उसका एक्सपर्ट बनने का भी तअस्सुर देता रहता है। दूसरा अलमिया फिर हमारे पाकिस्तानी मीडिया का है। मुहज़्ज़ब और डेवलप्ड दुनिया में ये होता है कि जो जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसी सब्जेक्ट पे बोलने के लिए बुलाए जाते हैं या वो उसी पे बोलते हैं। लेकिन हमारे मीडिया में अलमिया ये है कि चंद ज़ुबान दराज बल्कि किसी हद तक बदतमीज़ किस्म के जो सियासतदान होते हैं तमाम जमातों में, उनको रोज़ इकट्ठा किया जाता है और फिर इकानमी का इशू तो उस पर भी वो बात करते हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के इशू पे भी वही लोग बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात पे भी वो लोग बात करते हैं। और फिर हकीकत ये होती है कि उन जैसे इश्यूज़ से उनका कोई सरोकार अमलन होता भी नहीं है और उनकी ना वो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो स्पेशलिटी होती है, जिसका नतीजा ये निकला है कि अफ़गानिस्तान का इशू हो, पाक इंडिया रिलेशंस का इशू हो, पाक यूएस रिलेशनशिप का इशू हो, पाक चीन रिलेशनशिप का इशू हो या इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो, सब पे पाकिस्तानी कौम रोज़ाना टॉक शोज़ देखने के बावजूद मज़ीद से मज़ीद कन्फ्यूज़ होती जा रही है। अब इस मुल्क का यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे नहीं दूंगा, मैं अड्डे इनकार कर दिया है। बाद में पता चलता है कि न किसी अमरीकी ओहदेदार ने उनसे बात की है न उनसे वो डिमांड किया है। आज हमारी एक खुशकिस्मती है कि अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी स्कॉलर मुझे हाथ आ गए हैं और जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और एक्सपर्ट हैं और लिखते हैं, बोलते हैं, तहकीक करते हैं वहाँ के लिए यूएस अफ़गान रिलेशन पे और यूएस पाकिस्तान रिलेशन पे या काउंटर टेररिज़म की जो पॉलिसी है अमेरिका की। और अभी तक उनके सैकड़ों मज़ामीन अल-कायदा से मुतालिक, तालिबान से मुतालिक, यूएस पॉलिसी टूवर्ड्स पाकिस्तान से मुतालिक, यूएस पॉलिसी टूवर्ड तालिबान एंड अफ़गानिस्तान से मुतालिक वो शाया हो चुके हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्फंदियार मीर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मुझे पहले ये नुक्ता समझा दीजिए कि सिर्फ अमरीकी फ़ौजी निकले हैं अफ़गानिस्तान से या कि अमरीका भी अफ़गानिस्तान से निकल गया है? जी बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। देखिए ये बात यहाँ पे भी डिबेट हो रही है, मैं अभी अफ़गानिस्तान से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे भी ये डिबेट हो रही है कि अमेरिका इतनी उजलत में यहाँ से क्यों निकल गया है। और मैं आपसे भी यही कहूँगा और मैंने अफ़गानिस्तान में अपने इंटरलॉक्यूटर्स को भी ये बात कही कि अमेरिका बिल्कुल उजलत में नहीं निकला। और अगर आप अमेरिका की पिछले चंद सालों की ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या उनकी नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को आप स्टडी करें या आप उनको देखें तो अमेरिका इस खित्ते से टेररिज़म के ख़िलाफ़ जंग से अपने आप को डिसंगेज करना चाह रहा था। और इसकी दो तीन मुख्तलिफ अवामिल हैं। सबसे पहली वजह यह है कि वो इन 9/11 वॉर्स को बाय एंड लार्ज अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक फेलियर और एक तरह का डिस्ट्रैक्शन समझती है। उनको लगता है कि रजीम्स जो उन्होंने तब्दील की पहले अफ़गानिस्तान में उसके बाद इराक़ में वो एक अच्छा आइडिया नहीं था। उसके नतीजे में जो उनको स्टेट बिल्डिंग करने की उनको जो कोशिश करना पड़ी वो उनका प्रोजेक्ट बाय एंड लार्ज फेल हुआ है। उनको ये भी लगता है कि जो टेररिज़म का थ्रेट था वो कुछ हद से ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया। उनका जो काउंटर टेररिज़म मिशन है वो बहुत ज़्यादा फैल गया, बढ़ गया, यहाँ तक कि उनके लिए उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो गया। और जो तीसरी बड़ी वजह है जो उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ये शिफ्ट असल में आया है वो है चाइना का राइज़। आई थिंक अमेरिका को ये लगता है, अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स जो उनके प्रोफेशनल नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, कि चाइना ने इस अरसे में अमेरिका जब डिस्ट्रैक्टेड था इन जंगों से, चाइना ने बहुत गेन किया है। उसने अपनी मिलिट्री को बहुत हद तक मॉडर्नाइज़ किया है और जिसकी वजह से उनको खासा नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो फ़ैसला हुआ है प्रेसिडेंट बाइडन ने किया, इसमें ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इसने एक बड़ा रोल अदा किया। ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के मुख्तलिफ नुकात आपने बयान किए उसमें एक अहम है चाइना का राइज़। जी, तो अगर चाइना को कर्टेल करना है या काउंटर करना है तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है
कि चाइना के सरहद से जुड़े एक मुल्क में जिसमें आपका मुकम्मल फ़िज़ाई और ज़मीनी कंट्रोल था, अमरीकी उसमें बैठे रहते, तो उन्होंने उलट क्यों किया, फ़ौज क्यों निकाली अफ़गानिस्तान से? जी देखिए, जो काउंटर चाइना स्ट्रेटजी अमेरिका में जिस तरह लोग उसको सोचते हैं, उसका जो मेन थिएटर ऑफ ऑपरेशन है वो साउथ एशिया या फिर सेंट्रल एशिया नहीं है, बल्कि वो ईस्ट एशिया पैसिफिक ओशन है। सही है, अमेरिका की फ़ौजी डिप्लॉयमेंट्स भी वहाँ पर हैं, चाइना का बिल्डअप भी वहाँ पर है। चाइना का भी सबसे ज़्यादा असर वसूख उन इलाकों में है, अमेरिका भी अपना असर वसूख उन इलाकों में बढ़ाना चाहता है। और जहाँ तक इस खित्ते का सवाल है, अमेरिका को बेसिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलाइज़ की ज़रूरत है, जो कि उसको अफ़गानिस्तान में तो अवेलेबल सर्टनली नहीं, और पाकिस्तान की चूँकि चाइना के साथ एक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है, तो पाकिस्तान भी अवेलेबल नहीं। तो उस वजह से वो जो स्ट्रेटिजिक एलाइज़ ढूंढ रहे हैं वो इस खित्ते में अवेलेबल नहीं हैं, और चुनाचे इस खित्ते में उनका अपनी इंगेजमेंट को लंबा करना चाइना के ख़िलाफ़ लड़ाई में कोई बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि एक बड़ा फ़ायदा उनकी लेकिन वियतनाम और जापान की बनिस्बत जो साउथ चाइना सी में उनके इलाके है, उनकी बनिस्बत तो इस रीजन में इंडिया जैसी बड़ी ताकत उनको इलाके की सूरत में नहीं मिल गई है। जी बिल्कुल मिल गई है, और पहले से चीन का मुखालिफ भी है। जी तो आई थिंक इंडिया उनको मिला है, इंडिया को उन्होंने बहुत मेहनत से उसको इंडिया को अमरीकी हुकाम कोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। लेकिन उस सिनेरियो में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ज़्यादा अमल दखल रोल अमरीकी स्ट्रेटिजिक थिंकिंग में नहीं है, बल्कि इनको अगेन एक स्ट्रेटिजिक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे देखा जाता है, जहाँ पे अमरीकी रिसोर्सेज वसाइल सिंक होते हैं, ना कि इसका कोई मेजर स्ट्रेटिजिक रिटर्न उनको मिलता है इस आने वाली बड़ी लड़ाई में। ये एक सवाल मैं अक्सर वेस्टर्न डिप्लोमेट से भी पूछता हूँ कि अब तो उन्होंने G7 के फोरम से भी और नेटो के फोरम से भी अमरीकियों ने वाजे कर दिया कि वो चीन को कर्टेल करेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे, BRI का रास्ता रोकेंगे। तो क्या लगता है किस तरीके से रोकेंगे? ज़ाहिर बात है जंग तो नहीं करेंगे, जाके चीन पे हमला तो नहीं करने जा रहे हैं, तो वो तरीका क्या होगा? जी, जो इस वक्त जो मेन बातचीत चल रही है वो ये है कि जो पोस्ट वॉर ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको किसी तरीके से प्रिजर्व किया जाए। उस ग्लोबल ऑर्डर के 2-3 मुख्तलिफ सतून हैं, उसमें चंद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप यूनाइटेड नेशन से शुरू करें, वर्ल्ड बैंक, आप बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं जो कि अमेरिका ने जिनके टर्म्स डिक्टेट किए हैं, नॉर्म्स हैं, ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं। तो ये ऑर्डर के चंद अवामिल हैं जो कि अमेरिका जिनको चैम्पियन करता है, और अमेरिका को लगता है कि चाइना के राइज से ये जो सतून है ग्लोबल ऑर्डर के, ये अब ख़तरे में आ गए हैं, और चाइना आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को असर्ट करके इन अवामिल को या इन सतूनों को वो या तो गिराने की कोशिश करेगा या अपने रूल्स अपने टर्म से रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो इसको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, और इसके लिए अगेन एलाइज़ का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है अमरीकी स्ट्रेटिजिक थिंकिंग में। इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन जैसे ममालिक के साथ वो एंगेजमेंट को अपनी बढ़ाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन रूल्स को बग़ैर जंग के डिप्लोमेसी से इन्फ्लुएंस के ज़रिए इनको प्रिजर्व किया जाए। साथ में वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। उनको लगता है कि चाइना ने मिलिटरीली बहुत गेन किया है, जिसकी वजह से वो अमेरिका को मुख्तलिफ़ जगहों पे एक तरह से अमरीकी डिटरेंट को वो कमज़ोर करें। तो इस वक्त ये भी बात चल रही है कि अमेरिका का मिलिट्री मीर साहब, एक मसलन आपने साउथ चाइना सी की तरफ इशारा किया कि अमेरिका उधर फोकस करेगा, उधर जापान जैसे उसके एलाए है चीन को कार्नर करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आज से चंद साल पहले अमरीकी अपने एलाए के ज़रिए जितना गड़बड़ चीनियों के साथ कर रहे थे, तो 1.5 साल से उसमें कमी आ गई है, और गवादर की वजह से चीन को ब्लैकमेल करने की उसकी जो सलाहियत थी वो अगर ख़त्म नहीं हो गई है तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले चीन का सिर्फ उस पे इन्हिसार था, अब यहाँ पे भी है। तो आप नहीं समझते कि सीपेक को और गवादर को फेल कराना अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की चीन को कार्नर करने की स्ट्रेटजी का एक लाजमी जुज़ होगा? देखिए, अमेरिका जो है वो यकीनी तौर पे BRI के प्रोजेक्ट से खुश नहीं है।
और उसकी वजह सबसे अव्वल ये है कि इससे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इन मुल्कों की चाइना के ऊपर एक तरह की डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और ये मुल्क इसके नतीजे में हो सकता है कि अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना कम कर दें। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान में BRI का सवाल है, अमेरिका के अंदर दो मैं इस मामले पे सोचें पाता हूँ। एक तो ये है कि उनको लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो कि वो तो यकीनी तौर पे पूरी नहीं कर सकते, पाकिस्तान की डेवलपमेंटल नीड्स। तो वो इस बात से खुश होते हैं जब चाइना जो है कुछ बर्डन शेयरिंग करता है, पाकिस्तान के डेवलपमेंटल आउटकम्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो अमरीकी हुकाम ऑन बैलेंस इस मामले से कोई डिसएग्रीमेंट या कोई जिसे कहते हैं उसके ऊपर कोई नेगेटिव व्यू नहीं रखते। लेकिन दूसरी तरफ जो आई थिंक वहाँ पे मैं जो कंसर्न पाता हूँ या जो सोच एक पाई जाती है कि अगर BRI के जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलिटराइज होते हैं, जिस तरह गवादर पोर्ट है या कोई और पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है और चंद नेवल स्टेशंस हैं पाकिस्तान के, अगर लेट्स से वहाँ पे PLA की नेवी आके खड़ी होती है तो फिर यकीनी तौर पे जो अमरीकी पॉलिसी में एक ये बात आएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना हर हरबे से वो ज़रूरी है। लेकिन बात वहाँ तक गई नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम पे इस मौजू पे बात भी हुई है। 2019 का जो ट्रिप था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, प्रेसिडेंट ट्रंप को जो उन्होंने विज़िट किया वाइट हाउस में, उन मीटिंग्स में ये बात वहाँ पे उठाई भी गई और पाकिस्तानी हुकाम ने, चंद लोग ये कहते हैं कि ये अश्योर कराया अमरीकी हुकाम को कि इस वक्त हम लोग कोई इरादा नहीं रखते कि जो पाकिस्तान में चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मिलिटराइज होने दिया जाए, और ये नीयत नहीं है। अभी तक तो हम चीन के साथ अपना मामला चला रहे हैं और अमेरिका के साथ अपना मामला चला रहे हैं। कोई ऐसा स्टेज आया तो नहीं है या मुस्तकबल करीब में या बईद में आ सकता है कि अमेरिका हमारे सामने वही कहें जो बुश ने 9/11 के बाद कहा था कि आप या हमारे साथ हैं या चाइना के साथ है, एक को ऑप्ट करें? अनकरीब तो मुझे नहीं ऐसा कोई मौका आते हुए दिखाई दे रहा, बल्कि जहाँ मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि चंद अमरीकी हुकाम और चंद अमरीकी पॉलिसी मेकर इस बात पे खुश हैं कि अगर चाइना पाकिस्तान के डेवलपमेंटल आउटकम्स में कंट्रीब्यूट करता है तो अच्छी बात है, चूँकि हम तो वो बर्डन नहीं उठा सकते, ना हम उस तरह की एड दे सकते हैं, ना हम उस तरह का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बिल्ड कर सकते हैं। तो वहाँ तक तो जब तक बात रहेगी मैं अमेरिका को ऐसा कोई अल्टीमेटम देते हुए नहीं देखता। हाउएवर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मिलिटराइजेशन की तरफ अगर बात गई, अगर पाकिस्तान में कोई चाइनीज़ नेवल पोर्ट्स अगर बनती हैं या चाइनीज़ मिलिट्री बेसिंग फैसिलिटीज़ खुलती हैं तो फिर मामला खासा गर्म हो सकता है। आप अमेरिका से होके आए हैं, फिर काबुल से होके आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं जी। यहाँ हमारे हुकूमत की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बताया जाता रहा कि जी अमेरिका ने अड्डे मांगे थे जी, और मैंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट जी। लेकिन अंदर से जो हमें खबरें मिली अमेरिकन से भी और पाकिस्तानी ज़िम्मेदारों से भी, वो कहते हैं कि नहीं अमरीकियों ने अड्डे नहीं मांगे। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, अमरीकियों ने अड्डे मांगे हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में अड्डे उनको मिले? जी, मेरा ख्याल है कि दोनों साइड जो हैं इस वक्त पूरे तरीके से जैसे कह सकते हैं कि पूरी बात नहीं करें। अमेरिका की भी एक ख्वाहिश है कि उनको कुछ ना कुछ अड्डे मिलें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए। अल-कायदा के बारे में, दाइश के बारे में एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज भी अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तान के अलावा जो बेसेस हैं वो कहीं पे अवेलेबल नहीं। जियोग्राफी एक बहुत बड़ा उसका सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जी। चाइना, रशिया ने भी ऑफ़र किए हैं इस तरह के कोऑपरेशन जी। उसकी टर्म्स अभी तक नहीं मालूम, चूँकि जाहिर है प्रेसिडेंट प्यूटन एक हार्ड बार्गेनर हैं, तो वो उसकी एक काफ़ी बड़ी कीमत मांगेंगे अगर उन्होंने ऐसी कोई ऑफ़र की भी है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका में ये इंटरेस्ट है बेसिस के लिए, और मेरे ख्याल में यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ एपेटाइट है
अलबत्ता ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई नेगोशिएशन अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। 60 की दहाई में हुई, 80 में हुई, इवन 90s में 99 कू से पहले भी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो ये आई थिंक ये नेगोशिएशन जो बैक स्टेज है इन दोनों ममालिक का, इनकी एजेंसीज़ के बीच में, आई थिंक वहाँ पे ये बात मेरे ख्याल में अभी भी हो रही होगी। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, उसके बाद तालिबान, अफ़गानिस्तान और अलकायदा का तज़किरा होगा जनाब अस्फंदियार मीर के साथ। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं अमेरिका में मुकीम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, पाकिस्तान ओरिजिन के दानिश्वर जनाब अस्फंदियार मीर साहब। क्या अमेरिका में उसी तरह की रियलाइजेशन है कि हमें सुबकी हुई है और शिकस्त हुई है, वियतनाम जैसी मातम वाली फ़िज़ा हमें उधर नज़र नहीं आती? क्या सोच रहे हैं अमेरिकी, क्या हुआ है अफ़गानिस्तान में उनके साथ? जी, आई थिंक ये तो एक सेंस है कि ये मिशन फेल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी आप स्ट्रेटिजिक इश्यूज़ के बारे में मालूमात रखने वाले या सोच रखने वाले किसी भी आप शख्स से बात करें वो आपको यही कहेंगे। लेकिन वियतनाम और अफ़गानिस्तान में एक फ़र्क ये है कि अमेरिका का जानी नुकसान कम हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 2480 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए इस जंग में। वियतनाम में 50 से 60 हज़ार के बीच में एक नंबर था, और वियतनाम का उस नंबर की वजह से अमेरिका की डोमेस्टिक सियासत पे बहुत गहरा असर था। उसके बहुत गहरे वूंड्स थे जो कि आज तक अमेरिका में महसूस होते हैं। अफ़गानिस्तान की जंग चूँकि उसमें नुकसान, जानी नुकसान कम हुआ है, उसका उस तरीके से अपना उनका कम हुआ है, जी अपना, और पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया। जी, तो खित्ते में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उसकी वजह से ये है कि एक तरह का अमेरिका में पिछले 5-8 साल में अफ़गानिस्तान के बारे में एक इनडिफरेंस थी। लोगों को, शायद चंद लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था पिछले चंद साल कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान में फ़ौजें मौजूद हैं। अक्सर लोगों को ये सेंस भी नहीं थी। तो उस वजह से जो है आई थिंक अमेरिका में ये कोई मैस लेवल के ऊपर, मैस सियासत के लेवल के ऊपर ये कोई फीलिंग नहीं है कि हम कोई किसी जंग में डिफ़ीट हो गए हैं। अलबत्ता स्ट्रेटिजिक लेवल के ऊपर ज़रूर लोग ये एक्नॉलेज करते हैं कि ये हमारे लिए फेलियर रहा है, और इससे जो वो लेसन निकालना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या, नंबर एक, क्या ये जंग हमारे लिए ज़रूरी थी, किस हद तक ज़रूरी थी, इसके कौन से गोल्स और प्रायोरिटीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, और कौन से जो थे वो गैर ज़रूरी थे जो कि हमें परसू नहीं करने चाहिए थे। और दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया कि इसका ट्रेड ऑफ क्या था कि उन्होंने इस जंग में इन्वेस्ट करके उन्होंने क्या खोया, और उसका कंसेंसस यही है कि चाइना के खिलाफ आवाम तो अपने काम से काम रखते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा खबर भी नहीं होती, दिलचस्पी भी। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर ये रियलाइजेशन है कि यस हम हार गए, तो वो अपनी किसी गलती को उसकी वजह करार देते हैं, या कि पाकिस्तान में जो उनके आम तासुर ये कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो वो लोग क्या समझते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे थिंकिंग करने वाले या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कि हम क्यों हारे या हम अपने मकासद क्यों हासिल नहीं कर सके? देखिए, ये पाकिस्तान को सर्टनली एक मेजर वजह समझा जाता है अमेरिका की अफ़गानिस्तान में शिकस्त का। पाकिस्तान की तालिबान के लिए सपोर्ट को यहाँ पे जो सेंचुरी दी गई उसको एक प्राइमरी हैसियत हासिल है अमेरिकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। लेकिन इसके अलावा और भी अवामिल के बारे में बात होती है, जैसे कि अमेरिका की स्टेट बिल्डिंग एफर्ट के बारे में बहुत बात होती है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में बेइंतहा करप्शन है, अफ़गानिस्तान की इंस्टीट्यूशंस बहुत कमज़ोर हैं आज तक। तो इन सारे इश्यूज़ के बारे में बात होती है, और पाकिस्तान का जो रोल है ज़ाहिर है उसके बारे में ज़्यादा बात होती है। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि बाकी अवामिल के बारे में भी डिस्कशन में इजाफा हुआ है। अच्छा, अमरीकियों ने ये एक जो ओपिनियन था वो अपने लोगों को भी और बाहर की दुनिया को भी सेल करने की कोशिश की थी कि ये तालिबान हैं, ये वहशी हैं, ये जुनूनी हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इन्होंने हमारे दुश्मन अलकायदा को हार्बर किया था और इसलिए हम इनको मलियामेट कर रहे हैं। अब उन्हीं तालिबान के साथ डील भी कर दी, उनके सरबराह के साथ अमरीकी सदर बात भी करते हैं, और अब ये लगता है कि उनकी डील के नतीजे में तालिबान दोबारा अफ़गानिस्तान पे मुसल्लत हो रहे हैं। इसको अमरीकी
किस तरह जस्टिफाई करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपने अवाम और मीडिया के सामने इसकी क्या दलील देते हैं कि तालिबान चेंज हो गए या जो पहले जो कुछ उन्होंने कहा था अब उससे उलट कर रहे हैं? तो क्या जस्टिफिकेशन पेश करते हैं? आई थिंक दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स नज़र आते हैं मैथ लेवल के ऊपर, और एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट नज़र आता है स्ट्रेटिजिक सर्कल्स में। जो मैथ लेवल पे आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि देखें, हमने कोशिश की इस मुल्क में कोई एक नया निज़ाम, नया सियासी ऑर्डर खड़ा करने की, वो हम नहीं कर पाए, तो चुनांचे अब हमें मानना पड़ेगा कि तालिबान एक वहाँ की एक तरह की हकीकत है। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि देखें, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना वक्त नहीं है, और शायद ये हमारा काम भी नहीं है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों में जाके वहाँ के लोगों को बताएं कि उनकी हुकूमत कैसी होनी चाहिए, उनको किस तरह के सियासी किरदारों को उनको अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जगह देनी चाहिए। ये भी एक आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलता है। अगर ये रियलाइजेशन हो गई है तो फिर गल्फ में उन्हें कोई 20-22 अड्डे क्यों रखे हैं? देखिए, गल्फ़ में इस पे भी बात होती है आजकल कि शायद हमें अमेरिका का जो मिलिट्री फुटप्रिंट है अमेरिका से बाहर, शायद उसको कम करने का वक्त आ गया, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में, चूँकि अगेन चाइना को, एशिया को देखा जाता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अमेरिका के स्ट्रेटिजिक चैलेंज का। तो ये बिल्कुल बात होती है कि क्या हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज़ जो हम वहाँ की रजीम्स को, सऊदी अरेबिया को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को हम प्रोवाइड करें, यूएई को प्रोवाइड करें, क्या हमें देनी चाहिए? और डेमोक्रेटिक पार्टी में एटलीस्ट एक कंस्टिट्यूंसी है जो कि कहती है कि हमें शायद वहाँ से पुल बैक करने का वक्त आ गया है। तो ये इस वक्त अमरीकी स्ट्रेटिजिक थिंकिंग में एक तरह का इंटरेस्टिंग मोमेंट है जहाँ पे ये बहुत बहस हो रही है कि अमेरिका का इस दुनिया में, इस ग्लोबल ऑर्डर में क्या रोल होना चाहिए, उसकी मिलिट्री फुटप्रिंट अमेरिका के बाहर क्या होनी चाहिए, उसको कौन सी जंगें लड़नी चाहिए, कौन सी नहीं लड़नी चाहिए, किन एंटिटीज़ को दुश्मन बनाना चाहिए, किन को नहीं बनाना चाहिए। तो इस पर बातचीत हो रही है। अलबत्ता कंसेंसस अभी तक यही है कि मिडल ईस्ट में प्रेजेंस रखनी चाहिए। इट इज़ ऑन बैलेंस अ फोर्स फॉर स्टेबलाइजेशन एज अपोज टू समथिंग एल्स। और साथ साथ एशिया की तरफ हमें पिवट करना चाहिए, उस तरफ पिवट करना खासा ज़रूरी है अगर इस करंट ग्लोबल ऑर्डर को प्रिजर्व करना है। जिस नारे के साथ वो अफ़गानिस्तान पे हमलावर हुए थे वो ये भी था कि हमने अलकायदा को डिसमेंटल करना है और चुन चुन करके हम इनको मारेंगे। उस वक़्त अलकायदा सिर्फ अफ़गानिस्तान में था, ठीक है, उसके लीडर उसामा बिन लादेन को अमरीकी मार चुके हैं, लेकिन अलकायदा इस वक्त सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं है, आप उसके एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया में फैल गया है। तो अमरीकी इस बात की क्या जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि अलकायदा को भी अब तालिबान की तरह वो थ्रेट नहीं समझते, कोई ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, तब्दीली आ गई है, या कि नहीं वो ये समझते हैं कि नहीं अलकायदा की अब वो कैपेबिलिटी नहीं रही? देखिए, मैं अलकायदा के ऊपर पहले आपने कहा मैं उसको एक्सटेंड कर दूं। बिल्कुल, अलकायदा बहुत हद तक फैल गई है। अलकायदा अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान आई, पाकिस्तान से फिर उन्होंने अपनी मज़ीद शाखें बनाई, वो यमन में भी हैं, सोमालिया में भी उनकी तंजीम है शबाब के नाम से, वेस्ट अफ्रीका में JNIM के नाम से, सीरिया में उनकी एक तंजीम मौजूद है। तो वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उन्होंने एक अपनी फ्रेंचाइजेज़ खोली हैं। तो अलकायदा बिल्कुल एक थ्रेट है। अमेरिका में लोग इसको सीरियस लोग तो डेफिनेटली इसको रिकग्नाइज़ करते हैं, जो लोग काउंटर टेररिज्म पे काम करते हैं, लेकिन वो दो इस वक्त आर्गूमेंट्स दे रहे हैं जिनसे मैं कुछ हद तक अग्री भी करता हूँ, कुछ हद तक डिसएग्री भी करता हूँ। पहली बात वो ये कहते हैं कि आज अमेरिका का होमलैंड डिफेंस, यानी कि अमेरिका के बॉर्डर्स के अंदर का जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम बहुत सारे अटैक्स को होमलैंड अगर वो दाखिल हो जाता है तो वहाँ पे हम उसको रोक सकते हैं। दूसरा, वो बात करते हैं अपनी ओवरसीज़ काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ का, यानी कि अगर आम अल्फाज में हम कहूँ ड्रोन, 9/11 या उससे पहले अमेरिका के पास ड्रोन नहीं था, आज उनके पास ड्रोन है, एक बहुत बड़ी फ्लीट है जिसमें उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अलकायदा ने जो एक तरह की स्ट्रेंथ पाई उसको अमेरिका ने ड्रोन से ही ख़त्म किया। तो आज अमेरिका को ये लगता है कि इस कैपेबिलिटी के साथ
जहाँ पर भी कोई ऐसा थ्रेट इमर्ज करेगा जो कि उनके होमलैंड तक पहुँचने की कोशिश करेगा या फिर उनकी एम्बेसीज़ को या उनके किसी और तरह के एसेट्स को अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं अपनी इन कैपेबिलिटीज़ के साथ और उसको वो वक्त पे डिस्ट्रॉय ड्रोन कर के सकते हैं। इस्तेमाल के लिए उनको एयर स्पेस की इजाज़त चाहिए होगी, तो अफगानिस्तान तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जी, तो ड्रोन उनके कहाँ स्टेशन होंगे और फिर कहाँ से उड़ के अफगानिस्तान जाएंगे? जी, यहाँ ही पर पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बेसिस का की एक इम्पोर्टेंस इमर्ज होती है। एयर स्पेस तो उनको अभी भी अवेलेबल है, पाकिस्तानी हुकूमत आई थिंक ऑन द रिकॉर्ड कह रही है कि एयर स्पेस अमेरिका को अवेलेबल रहेगी, तो आई थिंक इन द इंटरिम पीरियड शायद ये मिडल ईस्ट से ये ड्रोन्स उड़ाएंगे, कतर से उड़ाएंगे, हो सकता है बहरीन या यूएई से उड़ाएं और पाकिस्तान की एयर स्पेस से होते हुए अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों को मॉनिटर करें। लेकिन अगर टाइम के साथ कोई पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो जाता है या सेंट्रल एशिया के साथ हो जाए तो फिर वहाँ से उड़ाएंगे और वहाँ से इस तरह के एक्शंस करेंगे। अपनी तहकीक क्या है इस वक्त अल-कायदा की पोजीशन जी इस रीजन में क्या है, मिडिल ईस्ट में क्या है, कितनी उसकी इस्तेदाद रह गई है, कितनी लीडरशिप रह गई है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 500 के करीब लोग हैं अलकायदा के अफ़गानिस्तान के रीजन में जो कि तालिबान के साथ उनकी इंसर्जेंसी में हिस्सा डाल रहे हैं। उनके वहाँ पर बहुत सारे अलकायदा की तंजीम में पाकिस्तानी लोग भी हैं, अरब ममालिक से भी उनका ताल्लुक़ है जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, और अलकायदा के जो लीडर हैं ऐमन अल-ज़वाहिरी वो पिछले साल तक वो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान के इलाकों में उनको सस्पेक्ट किया जाता था कि वो वहाँ पर है। फिर अलकायदा की सोमालिया में जो तंजीम है वो असेंडेंट है, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो इन्फ्लुएंशियल है, गेन कर रही है। उनकी वेस्ट अफ्रीका की तंजीम भी इसी तरीके से ख़ासा गेन करी है। यमन में वहाँ पे सिविल वॉर में अलकायदा की जो तंजीम है उसको थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। और जो सबसे ज़्यादा अलकायदा को शायद नुकसान हुआ है वो इराक़ और सीरिया में हुआ है। इराक़ में जो उनकी तंजीम थी वो आज वो उनके हाथ से निकल गई और वो दाइश बन गई, और सीरिया में जो उनकी तंजीम थी नॉर्थ वेस्ट सीरिया के इलाके इदलिब में वो भी उनके हाथ से निकल गई, जो कि जिसकी क़यादत अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहे थे, जो कि आजकल उनकी उस तंजीम का नाम है हयात तहरीर अल शाम। लेकिन एक छोटी तंजीम वहाँ पर भी अभी भी मौजूद है जिसका नाम है हुरासुद्दीन, और वहाँ पे इंटरेस्ट है कि शायद वो अफ़गानिस्तान की तरफ वापस हिजरत करें। दाइश की क्या पोजीशन है इस वक्त मिडिल ईस्ट में? असल ताकत दाइश है या कि यानी अलकायदा से वो बड़ी ताकत बन गई है, और इस रीजन में दाइश की आपकी क्या रिपोर्ट्स है कि दाइश की कितनी प्रेजेंस है? लेकिन दाइश को ख़ासा नुकसान हुआ है पिछले 5-6 साल में। अमरीकी जो कैंपेन, जो इंटरनेशनल कैंपेन दाइश के ख़िलाफ़ रही है, उसके नतीजे में वो इराक़ और सीरिया में ख़ासे हद तक वो उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो वहाँ पे उनका ज़्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंस तो नहीं है जितना उनका था चंद साल पहले, लेकिन एक स्लो बॉयल के ऊपर एक इंसर्जेंसी जारी है। अफ़गानिस्तान में भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। 3 फोर्सेस ने उनको मारा है, उनको अमेरिका ने मारा है, उनको अफ़गान फोर्सेस ने मारा, और तीसरा तालिबान ने भी, तालिबान उनको मेजर थ्रेट समझते हैं और उन्होंने भी उनको मारा है। 2 सूबों में अभी भी दाइश की एक तरह से प्रेजेंस है, ननगरहार के इलाके में और कुनर के चंद इलाकों में, और पाकिस्तान के पेशावर वैली के इलाकों में भी उनका कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दाइश का यहाँ पे भी पाया जाता है। दाइश की और भी एफिलिएट्स हैं, मोज़म्बिक तक वो वहाँ पहुँच गए हुए हैं। लेकिन दाइश की कंपेयर टू अलकायदा शायद कमज़ोरी ये है कि उनका सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड कोई पॉलिटिकल निज़ाम मुझे तो नहीं दिखाई देता। चंद एनालिस्ट डिसएग्री करते हैं इस बात से, तो चुनांचे दाइश मुझे इस वक्त रिलेटिवली कमज़ोर नज़र आती है कंपेयर टू अलकायदा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और फिर इस मेन मौजू से जुड़े कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर अस्फंदियार मीर साहब। अस्फंदियार साहब, आप टीटीपी और टीटीए जो आपकी अपनी रिसर्च है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे, आप दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी समझते हैं या कि नहीं, उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ भी है? देखिए, टीटीपी और अफ़गान तालिबान जो हैं उनका एक
फॉर्मेटिव ईयर्स से एक ताल्लुक़ है। सही, नेक मोहम्मद आप भी उसके बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। उनको ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, टेस्टिमनीज़ अवेलेबल हैं कि उनको शायद मुल्ला उमर की तरफ से हदायत दी गई थी कि आप जाएं और वहाँ पर मुहाजिरीन को रिसीव करें, मुख्तलिफ जो कि पाकिस्तानी थे या अरब थे उनको वज़ीरिस्तान में रिसीव करें। तब से ये मामला शुरू होता है और टीटीपी की फॉर्मेशन तक में हम देखते हैं कि अफ़गान तालिबान एक किरदार अदा करते हैं और उसके बाद टीटीपी की मुख्तलिफ मौक़ों पे अफ़गान तालिबान के लीडरान उनकी एक तरह से पॉलिटिकल डायरेक्शन उनको देने की कोशिश करते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम बार बार आता है टीटीपी के सीनियर लीडर्स के साथ, हकीमुल्लाह महसूद, वलीउर्रहमान मसूद, इनके साथ ताल्लुक़ में। तो एक ताल्लुक़ हमेशा से रहा है। जब से टीटीपी ईस्टर्न अफ़गानिस्तान शिफ्ट हुई है ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद, तब से हम ये देखते हैं कि टीटीपी ने उन इलाक़ों में सेफ्टी पाई है जहाँ पे अफ़गान तालिबान का एक तरह से इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। उनकी शैडो गवर्नमेंट के साथ टीटीपी के ताल्लुक़ के क्लोज़ रकबत के शवाहिद मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये इंसिस्ट करती है कि इंडियन हुकूमत या अफ़गान हुकूमत कोई टीटीपी का बहुत बड़े तरीके से वहाँ पे कोई उनकी हेल्प कर रही है। शायद कर रही हो, मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि अफ़गान हुकूमत लुक्स द अदर वे ऑन अ लॉट ऑफ इशूज़ रिलेटेड टू टीटीपी, लेकिन मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस अफ़गान तालिबान का और अलकायदा का पाता हूँ टीटीपी के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान में एक अभी ये खौफ है कि जी वहाँ पे जब तालिबान को उरूज मिलेगा तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और कुछ बड़ी भी हैं, उनकी रीयूनिफिकेशन भी हो गई है। अब एक तरफ अगर अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के अंडर इन्फ्लुएंस है तो फिर उनके अफ़गानिस्तान में कंट्रोल हो जाने के बाद तो अकल का तकाजा ये है कि पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करके उनके ज़रिए इनको भी संभाल ले। दूसरी तरफ अगर मामला उलट है तो फिर उलट होना चाहिए। आपकी असेसमेंट क्या है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है अफ़गानिस्तान में, इसका पाकिस्तान के अंदर टीटीपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, टीटीपी जिसे अंग्रेज़ी में इस्तिलाह एम्बोल्डन हुई है अफ़गान तालिबान की, आप कह सकते हैं, विक्ट्री से। टीटीपी को लगता है, टीटीपी की क़यादत को लगता है कि अगर अफ़गान तालिबान वहाँ पर अमेरिका जैसी एक इंटरनेशनल पावर को शिकस्त दे सकते हैं तो पाकिस्तानी रियासत तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उनमें एक सोच ये पाई जाती है, गलत है सही है, वो ज़रूर इस तरह से सोच रहे हैं और इस सिलसिले में वो अफ़गान तालिबान को कॉपी कर रहे हैं। वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बहुत हद तक लगता है कि अफ़गान तालिबान से वो बोरो कर रहे हैं। तो यकीनन ये जो ख़दशा है ये इसमें काफ़ी वेट है, काफ़ी वज़न है कि ये कल को हो सकता है। और हम जो वायलेंस के नंबर्स देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों के, इवन पिछले साल के, पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान टीटीपी ने करना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पे ट्राइबल एरियाज़ में। तो ये ख़दशा तो मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। उनका पाकिस्तान के साथ इतना एक ताल्लुक़ है प्री 9/11। सवाल आपसे मेरा है, आपका क्या ख्याल है, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की मदद करेंगे? आई थिंक अफ़गान तालिबान जो हैं वो मिलिट्री एक्शन टीटीपी के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे। और अफ़गान तालिबान टीटीपी और पाकिस्तान की मुज़ाकरात कराने की कोशिश करेंगे। ये बातें हम सुन रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि शायद ऐसे कोई मुज़ाकरात चल भी रहे हैं या हुए हैं और फिर कोलैप्स हो गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के नेगोशिएशंस कराए और अमेरिका को ये कहा कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, शॉर्ट ऑफ दैट आपकी हम बातचीत फिर अमेरिका और तालिबान की नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं। अपनी डील कराने से पहले अगर वो मुखलिस थे अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी के, तो उन्होंने इंट्रा अफ़गान डील क्यों नहीं कराई? इस बार ये जो गलत असेसमेंट हुई है जो कि उन्होंने इंट्रा अफ़गान डील को नहीं कराई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह प्रेसिडेंट ट्रंप थे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो इम्पल्सिव आदमी थे, वो अफ़गानिस्तान से बग़ैर किसी डील के निकलने के चक्रों में थे और उनको ज़ालिम खलीलज़ाद और सीनियर एडवाइज़र्स ने कायल किया कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करें, हम आपको एक फ़र्स्ट ऑर्डर एग्रीमेंट आपको तालिबान के साथ दिला देते हैं जिसके नतीजे में एटलीस्ट हमारा एग्ज़िट, अमरीकी फ़ौजों का एग्ज़िट किसी फेस सेविंग के साथ हो पाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये जो आप कह लें एक तरह की उजलत की वजह थी या फिर ये बिल्कुल एक कंडीशंस फ्री जो विड्रॉल हुआ है
इसकी एक बहुत बड़ी एक रीज़न प्रेसिडेंट ट्रंप थे और प्रेसिडेंट बाइडन जो उसके बाद आए हैं। नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो इंटरनल महाज पे भी और इवन यूरोप वगैरह के महाज पे भी ट्रंप की हर हमाकत को रिवर्स कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान की हमाकत को रिवर्स क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के बारे में जो सोच रखते हैं वो 10 साल से ज़ायद अरसे से उनको ये लगता है कि अफ़गानिस्तान एक अननेसेसरी जंग है और हमारा जो मिशन है वहाँ पर स्टेट बिल्डिंग का वो बिल्कुल ही मिसगाइडेड है। हमें वहाँ पे टेररिस्ट को मारने के अलावा अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं करना चाहिए। ये बात वो प्रेसिडेंट ओबामा के साथ करते थे जब वहाँ पे अमेरिका में सर्ज के बारे में, मज़ीद अमेरिकी फ़ौजी भेजने के बारे में 2009 में डिबेट हो रही थी। तो प्रेसिडेंट बाइडन उस वक़्त इमर्ज हुए थे एक ऐसी वॉइस जो कि कहते थे कि आप मज़ीद फ़ौजी मत भेजें और इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करें। 10 साल बाद उनकी ये जो सोच है वो मज़ीद मोहकम हुई है और उन्होंने आकर प्रेसिडेंट ट्रंप की इस पॉलिसी को फुली एम्ब्रेस किया है। आपको नहीं लगता कि जानबूझ के अमेरिका ने इंतशार के सपुर्द किया अफ़गानिस्तान को कि इन सब को उसके ज़रिए सबक पढ़ाया जा सके? मैं नहीं एग्री करता इस बात से और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इंतशार अफ़गानिस्तान में रहा और बढ़ा तो अलकायदा जैसी क़ुव्वतें, दाइश जैसी क़ुव्वतें मज़ीद एक बार फिर से यहाँ पे एक तरह का घर बना पाएंगी और जिसके नतीजे में सबसे ज़्यादा नुकसान जिस मुल्क का होगा वो अमेरिका का होगा। ये सारी तंजीमें अमेरिका से लड़ना चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर तालिबान कोई मिलिट्री टेक ओवर अटैम्प्ट करते हैं, वो काबुल के ऊपर हमला करते हैं, तो उसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिएक्शन प्रेसिडेंट बाइडन के लिए या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया के लिए वो खासा एडवर्स होगा। आई थिंक अभी तक तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिकन पब्लिक ज़्यादा परवाह नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके नतीजे में खासा एडवर्स रिएक्शन आएगा। रिपब्लिकन पार्टी भी प्रेसिडेंट बाइडन को इस मौजू के ऊपर, इस आउटकम के ऊपर खासा क्रिटिसाइज़ करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका के निज़ाम को गौर से देखें तो अफ़गानिस्तान के बारे में जो फटीग का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा था। एक्सपर्ट्स ऑन बैलेंस वो इस जंग के ख़िलाफ़ थे। प्रेसिडेंट बाइडन और सियासतदान जो थे वो कंटिन्यूड इंगेजमेंट वॉर के ख़िलाफ़ थे। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी साजिश नहीं है। आज अगर हम देखें तो क्या मिडिल ईस्ट में 22 अड्डों का ख़र्चा ज़्यादा होगा या अफ़गानिस्तान में 2000 फ़ौज रखने का ख़र्चा ज़्यादा होगा? आई थिंक ख़र्चा तो डेफिनेटली उन अड्डों का ज़्यादा है। अमेरिका का जितना भी अफ़गानिस्तान में ख़र्चा था वो अमेरिका के लिए टॉलरेबल था, इतना कोई ज़्यादा नहीं था। लेकिन अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एक आप कह लें एक ऐसा बीस्ट है जो स्ट्रेटिजिक हैंगअप्स नहीं रखता, जो कि हर 5 साल बाद 10 साल बाद अपनी जो मेजर प्रायोरिटीज़ हैं उसको रिवाइज़ करने की सलाहियत रखता है। विड्रॉल के मामले पे ये सब एक पेज पे हैं या जो कुछ इस वक्त ज़रबे खलीलज़ाद कर रहे हैं या बाइडन कर रहे हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, CIA, ये वाइट हाउस सब एक पेज पे हैं? नहीं है इस पे बिल्कुल एक पेज पे नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट इस वक्त इस फैसले की सबसे ज़्यादा हिमायत करते हुए दिखाई दे रहा है। ज़ालिम खलीलज़ाद जिसके इस फैसले के और इस पॉलिटिकल एग्रीमेंट सेटलमेंट की अप्रोच के सबसे बड़े हामी हैं। मैं चंद फौजियों में तमाम फौजियों में चंद फौजियों में और इंटेलिजेंस के चंद हलकों में ख़ासा कंसर्न देखता हूँ अलकायदा और दाइश वाली वजह के ऊपर। लेकिन वाइट हाउस में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जो लोग देखते हैं वो सर्टनली इस डिसीजन की हिमायत करें। बहुत शुक्रिया अस्फंदियार मीर साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहिए सोशल मीडिया के ज़रिए। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।